तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया था, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, फास्फोरस। ये सब हमने देखे थे कि अभी तक प्रेजेंट है या नहीं। तो आज हम ये देखने वाले हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या इनकी क्वांटिटी है प्रेजेंट होने की, ये सब आज हम देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन का। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए क्वांटिटेटिवली ये पूरा सेटअप लगाते हैं। यहाँ पे ये प्लैटिनम की बोट में सैंपल को रख के हीट करते हैं और पूरा यहाँ पे एनहाइड्रस CaCl2 और KOH सोल्यूशन में जो है जो गैसेस पास होती है, कौन कौन सी, CO2 और H2O के वेपर्स, वो उसमें पास होते हैं। फिर पहले इनके एनहाइड्रस के मास लिए जाते थे, इनिशियली कितना था और ये रिएक्शन होने के बाद कितना इनका मास हो गया। वो सब मास जो है डिटरमाइन कर करके ये कैलकुलेट करा जाता है कि कितना कार्बन या कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट रहा होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप एनालाइज कर रहे हो उसमें। तो जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपकी ये रिएक्शन हो रही होती है कंबशन की। हाइड्रोकार्बन है, उसमें हमने मान लिया कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो तो CO2 गैस और H2O के वेपर्स जो है वो रिलीज होते हैं। और ये जो आप x+y/4 xy/2 ये सब देख रहे हो, ये क्या है? कुछ नहीं है, बस बैलेंसिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। x प्लस मतलब वैसे आप बैलेंसिंग करोगे तब भी आपका यही आएगा, और अगर आप XY करके बैलेंसिंग करना चाहते हो तब भी आपका यही रहेगा। बस इसको याद करने का एक फायदा ये रहता है कि आपको ऑन द स्पॉट बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये वाली जो कंसेप्ट है ना, ये उसमें भी आपने देखा होगा, मोल कंसेप्ट में कंबशन रिएक्शंस की, और फिर ये डिटरमाइन करना एम्पेरिकल फार्मूला कितना होता है और कितना CO2 रिलीज हो रहा है, ये सब जो है आपने उसमें देखा होगा। तो इसमें जो है ये x, ये y/, ये क्या है, मोल्स है या फिर वॉल्यूम ml में? एक सेकेंड। तो ये आपके मोल्स आप ले सकते हो, या फिर इनको वॉल्यूम में जो है आप कंसीडर कर सकते हो कि x मोल्स ऑफ CO2 या y/2 ml ऑफ H2O। तो ये जो चीजें हैं ये आप ढंग से क्वेश्चन से ही समझोगे। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 मेंस का क्वेश्चन। 80 25 grams of unknown hydrocarbon upon burning produces 88 grams of CO2 and 9 grams of H2O. Then unknown hydrocarbon contains क्या क्या? आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सब? मास दे दिया उसने CO2 का भी और H2O का भी, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसने मास ही पूछा हुआ है। देखो ऑप्शंस में सब मास वाले ऑप्शन ही दे रखे हैं, कितना ग्राम कार्बन, कितना ग्राम हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है, ट्राई करेंगे सब।
CXHY। O2 में लिख नहीं रही हूँ क्योंकि O2 का कोई काम है नहीं, या ना इन्होंने दे रखा है ना इन्होंने पूछा हुआ, इसलिए मैं O2 नहीं लिख रही। CXHY गिविंग XCO2 प्लस Y/2 H2O। क्या आंसर आ रहा है इसका, बताएंगे सर? आर्यन, नेहा। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? 25 ग्राम आपको ये दिया हुआ है, 88 ग्राम आपको ये दिया हुआ है, 9 ग्राम्स आपको ये दिया हुआ है। तो अगर आप इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो तो आपको कितना वो दिया हुआ है, कितने मोल्स है ये? 88/44। 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? 9/18, 0.5 मोल्स ऑफ H2O। लेकिन हमें कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर 2 मोल CO2 है तो 1 मोल CO2 है तो 2 मोल में 2 मोल कार्बन होंगे। तो 2 मोल कार्बन का मास हो गया 2 × 12, 24 ग्राम्स। और 0.5 मोल H2O है। 1 मोल में अगर 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 0.5 में कितने होंगे? 0.5 × 2, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल का मतलब 1 ग्राम। तो 24 ग्राम कार्बन आ गया आपका, 1 ग्राम हाइड्रोजन आ गया। ऑप्शन सी। A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 grams of water and 3.08 grams of CO2. Empirical formula of the hydrocarbon is। फिर से वही गैसियस हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, CO2 एंड H2O। 3.08 grams of CO2, 0.72 grams of water। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो। ट्राई करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई करेंगे।
यहाँ पे XCO2 और Y/2H2O। मास आपको गिवन है, अगर आपको रेशियो निकालना है तो आपको मोल्स जो है कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले CO2 के मोल्स, H2O के मोल्स ये कैलकुलेट करोगे, फिर उनका रेशियो आप बता सकते हो। इसके मोल्स आ जाएंगे 3.08 अपॉन CO2 का मोलर मास 44, तो 0.07 इसका आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 0.72/18, H2O का मोलर मास 18, यह आएगा आपका 2.84, 0.04 मोल्स ऑफ H2O। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हो जाएंगे, डबल जस्ट इसके, तो 0.08 मोल H, और यहाँ पे 0.07 मोल कार्बन। तो ये आ गया मेरा कार्बन का और हाइड्रोजन का मोल्स। तो अब मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इनके मोल्स का रेशियो हम कैलकुलेट करते थे, मोलर रेशियो। तो 0.07:0.08 या फिर 7:8। तो आपका आंसर हो गया C7H8, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आपका। नेक्स्ट हमारा मेथड है डूमास मेथड। अब कार्बन और हाइड्रोजन का एनालिसिस ओवर। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन का एनालिसिस करते हैं। तो पहला तरीका है हमारे पास डूमास मेथड, दूसरा है जल्डाल मेथड। दोनों से ही काफी क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी, नीट में भी। तो डूमास मेथड क्या है कि इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें कुछ कॉपर ऑक्साइड डाल के उसको हीट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको CO2 जो है रिलीज होती हुई नजर आती है। ये आपका CO2 जो है वो रिलीज होती है, N2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है, वाटर के वेपर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। कॉपर का आपको इतना इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है कुछ भी, क्योंकि कॉपर से रिलेटेड वो पूछता नहीं है कुछ। ये कॉपर ऑक्साइड जस्ट इसलिए डाला है कि अगर नाइट्रोजन हमें किस में कन्वर्ट करना है, N2 में, तो कहीं गलती से NO में ना कन्वर्ट हो जाए, तो ये फर्दर उसको N2 में रिड्यूस कर देता है। कौन? कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड का काम है, खुद और उसको रिड्यूस कर देगा अगर कोई नाइट्रिक ऑक्साइड गलती से बन जाए तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अब कोई हमारा हाइड्रोकार्बन अगर है, तो उसको अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हीट करेंगे तो N2 गैस जो है रिलीज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो रही है। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम, जैसे अभी आपने कार्बन और हाइड्रोजन में देखे वैसे। तो मेन इसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारा कितना जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट रहा होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू डूमास मेथड and was found to be evolved 6 moles of CO2, 4 moles of H2 and 1 mole of nitrogen gas. Then the formula of the compound is। इसमें हमने इसने हमें डायरेक्टली मोल्स दे दिए। तो अगर हमारा कोई हाइड्रोकार्बन होगा कंटेनिंग नाइट्रोजन CXHYNZ, उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट वगैरह किया, तो हमारा CO2, H2O
और N2 गैस जो है रिलीज हुई और कॉपर फॉर्म हुआ। कॉपर का हमें कुछ भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी नहीं बात करी कॉपर की कुछ भी। उसने बोला है कि 6 मोल CO2 है, 4 मोल्स H2O है और 1 मोल नाइट्रोजन गैस। तो अब हमें फॉर्मूला बताना है इस हाइड्रोकार्बन। फॉर्मूला बताने के लिए हमें मोल्स चाहिए। मोल्स उसने दे रखे हैं तो डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मोल्स उसने दे ही रखे हैं, तो बताओ क्या फॉर्मूला रहा होगा उसका। एम आई ऑडिबल? आर्यन, नेहा? जब पढ़ना ही नहीं होता तो फिर ज्वाइन करते क्यों, मेरे को समझ नहीं आता। इसके 6 मोल है, कार्बन यहाँ पे 6 मोल हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 × 2 8 मोल हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 × 2 2 मोल हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C6H8N2। C6H8N2 ऑप्शन डी। नीट 2015 का क्वेश्चन। इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 gram of an organic compound gave 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 725 mm pressure. If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm, then the percentage of nitrogen in the compound is। अब ये पूछा है इसने थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन। इसमें टेढ़ा क्या है, बस हमें पता है कि उसने वॉल्यूम दी है 40 ml। उसने हमें वॉल्यूम दी है 40 ml, लेकिन हम 40 ml को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें। 22.4 लीटर से हम करते हैं, ml से मोल्स में जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एट STP होता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर भी अलग है और प्रेशर भी अलग है, 725 mm। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे। पहले हमें निकालना होगा वॉल्यूम एट STP, उसके बाद हम बता सकते हैं मोल्स उसके। और अगर मोल्स आ गए तो परसेंटेज तो हम इजीली बता ही सकते हैं। अब ये एक्वस टेंशन क्या है। एक्वस टेंशन होता है जो प्रेशर ऑफ H2O वेपर होता है। मतलब N2 गैस जो रिलीज हो रही है वो थोड़ी सी मॉइस्ट है, और अगर मॉइस्ट है तो मतलब उसमें थोड़ा सा वाटर वेपर जो है ऐड हो गया। तो ये वाटर वेपर का प्रेशर आपको दिया हुआ है 25 ml। तो अगर आपको सिर्फ N2 गैस का वेपर प्रेशर निकालना हो तो आप क्या करोगे, 725 जो था प्रेशर, जो इन्होंने 725 बताया, उसमें 25 जो था वो वाटर का था, वो माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा ये 700 ml। ये आ गया प्रेशर ऑफ N2 गैस एट 300 केल्विन। और जब ये लिया तो 40 ml इसकी वॉल्यूम आ रही थी। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है P1V1/T1 = P2V2/T2। ये फॉर्मूला हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम वॉल्यूम फाइंड कर सके एट STP। तो हम प्रेशर ले ले STP का, टेम्परेचर ले ले STP का। P1V1T1 हमें दे ही रखा है, तो अगर हम V2 कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, P1V1T2 अपॉन T1V2। 2 वाला है STP वाली चीज, सारी कंडीशंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। तो P1 कितना दे रखा है, 700 हो गया। उसके बाद V1 40 ml, टेम्परेचर 2 2 मतलब STP पे टेम्परेचर 273 केल्विन, डिवाइडेड बाय T1 टेम्परेचर जो इन्होंने दे रखा है 300 केल्विन, इनटू प्रेशर 2। तो STP पे कितना प्रेशर होता है, 760 mm, मतलब mmHg में 760 mm। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वॉल्यूम आएगी 33.52 ml। इसकी वॉल्यूम आपको ये आएगी एट STP आ गई है। तो अगर आपके पास अब वॉल्यूम आ गई तो आप वॉल्यूम को इजीली मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मोल्स से आप फिर मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मास में क्यों कन्वर्ट करा रही हूँ,
क्योंकि इन्होंने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड पूछा है, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको उसने मास दिया है कंपाउंड का। तो अगर कंपाउंड का मास दिया है तो नाइट्रोजन का भी आपको मास चाहिए होगा, तभी तो परसेंटेज निकालोगे। तो वॉल्यूम है आपकी 33.52 ml। तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? 22.4 लीटर्स इंटू 1000 कन्वर्ट करने के लिए ml में 2240 ml। तो ये आ गए आपके मोल्स। अब फर्दर इसको मास में कन्वर्ट करने के लिए, एक नाइट्रोजन का मास है 14, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो मतलब N2 का मास 28। तो मोल से इसको मास को मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो ये आ गया आपका नाइट्रोजन का मास। ये आ गया आपका नाइट्रोजन का मास इन जो भी गैस है, N2 गैस रिलीज हो रही है, उसका मास कितना है वो आ गया अब आपका फाइनली। तो अब आपको परसेंटेज बतानी है, तो इसका मास, नाइट्रोजन का मास अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? 33.52 इंटू 28 अपॉन 22400 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इज 0.25 ग्राम्स और परसेंटेज के लिए 100। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 16.76%। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी एक्वेस्टेंशन दे रखा है, 15 mm दे रखा है, और 300 केल्विन पे दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर है। तो ये सब चीजें उसने गिवन है हमें। 0.35 ग्राम उसने मास भी दे रखा है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बिल्कुल सेम जैसा अभी मैंने कराया, बिल्कुल उसी टाइप का। मतलब नीट इसको 2 बार पूछ चुका है सेम क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में भी ये चीज दी हुई है। नेक्स्ट आपका जेल्डाल्स मेथड आता है। जेल्डाल्स मेथड में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो हीट कर रहे हैं। तो रिएक्शन होती क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं हम, उसमें प्रेजेंट क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं हम, तो वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है सारा अमोनियम सल्फेट में। फिर इस अमोनियम सल्फेट को हम एक्सेस ऑफ NaOH में ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है? अमोनिया गैस जो है रिलीज होती है। अब इस अमोनिया गैस को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम डिटरमाइन करके कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंज्यूम हुआ, उस हिसाब से हम बता देते कि कितनी अमोनिया गैस रिलीज हुई होगी, और कितनी अमोनिया गैस रिलीज हुई होगी उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना N जो है, कितना नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये 2018 मेंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी सुटेबल फॉर जेल्डाल्स मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। तो इसका आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि एस्टिमेशन जो है जेल्डाल्स मेथड की, वो हम नाइट्रो या एजो ग्रुप्स के लिए नहीं कर सकते, या फिर जो रिंग में हो जैसे ये है पिरिडीन, इसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है जैसे कि नाइट्रो यहाँ पे, ये जो है ये ऐसे कन्वर्ट नहीं हो सकते फर्दर किसमें? अमोनियम सल्फेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एनिलीन, क्योंकि वो रिंग के बाहर है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आराम से अमोनियम सल्फेट में, लेकिन बाकी जो है वो कन्वर्ट नहीं होंगे। अभी क्वांटिटेटिव वाला क्वेश्चन, इन जेल्डास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल, अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। अब देखो ऐसे H2SO4 की न्यूट्रलाइजेशन से हमें बताना है कि कितना जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा होगा सॉइल में। तो कितना दे रखा है आपको? 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 इसने आपको दे रखा है। तो अगर आपको वो पीछे जो मैंने रिएक्शन दिखाई, इसमें ध्यान से देखो, तो 1 मोल H2SO4 के साथ 2 मोल NH3 जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे भी हम वही बात करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 ml है 1 मोलर का। तो अमोनिया गैस की अगर हम बात करें, वो जस्ट इससे
डबल हुई होगी, तो डबल क्या होगी 20 ml ऑफ 1 मोलर NH3। अगर 1 मोलर ही NH3 होती तो 20 ml उसका हमें लेना पड़ता, उसकी डबल वॉल्यूम हमें लेनी पड़ती। तो अगर हम मिली मोल्स की बात करें अमोनिया गैस के, तो 20 × 1, 20 मिली मोल्स ऑफ NH3, या फिर 20 × 10⁻³ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, या फिर मास की बात अगर हम करें, क्योंकि यहाँ पे इसने हमें मास दे रखा है सैंपल का, इसलिए इसको भी मास में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 × 14 × 10⁻³ ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मास को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो 20 × 14 × 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय 0.75 ग्राम्स, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। 2014 नीट का सवाल था। ऐसे ही हमारा ये जेई में भी 2014 में सेम क्वेश्चन आया था। 1.4 grams of organic compound digested by Geldar's method and evolved ammonia gas was absorbed in 60 ml of 0.1 molar sulfuric acid। तो जो इसको रिएक्ट कराने के बाद जो अनरिएक्टेड एसिड था उसको इन्होंने ट्रीट किया NaOH के साथ टाइट्रेशन करा के, तो NaOH की जो वॉल्यूम है वो 20 ml लगी 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन उसकी कराने के लिए। तो हमें फिर से वही बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है रहा होगा कंपाउंड में। तो जैसे जस्ट अभी हमने पीछे किया इस वाले क्वेश्चन में 10 ml ऑफ इतना करके डबल उसकी वॉल्यूम हम NH3 की रखते हैं, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 60 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ जाती है कि ये जो 60 ml है ये कंप्लीट रिएक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसने क्वेश्चन में लिख दिया कि अनरिएक्टेड एसिड बचा था कुछ, जिसको 20 ml 0.1 मोलर NaOH के साथ रिएक्ट कराना पड़ा। तो पहले हम ये निकालेंगे कि कितना रिएक्ट इन्होंने कराया NaOH के साथ, फिर जो अनरिएक्टेड हमारा कैलकुलेट अगर हो गया तो कितना रिएक्ट हुआ वो हम निकाल सकते हैं 60 में से माइनस करके। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH जो है इनको लगा टाइट्रेट कराने के लिए H2SO4 के साथ। अब अगर n फैक्टर हम इंक्लूड करें तो आप देख सकते हो कि एक H2SO4 2 मोल्स ऑफ H प्लस देता है और एक OH माइनस, एक NaOH 1 मोल ऑफ OH माइनस देता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH लग रहा है तो इसका मतलब 0.1 मोलर H2SO4 जो होगा उसकी हाफ वॉल्यूम रही होगी, तो 10 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 के साथ अगर हम इसको टाइट्रेट कराएं, क्योंकि यहाँ पे कितना ही रिलीज कराएगा 2 मिलीमोल, तो 2 मिलीमोल यहाँ पे भी 2 मिलीमोल यहाँ पे भी जो है टाइट्रेट उसके साथ हो रहे हैं। 2 मिलीमोल NaOH और यहाँ पे भी 2 मिलीमोल H प्लस या फिर 1 मिलीमोल H2SO4, एक ही बात है दोनों। तो अब हमें पता चल गया कि कितना जो है रिएक्ट हुआ होगा NaOH के साथ। तो 10 ml जो था वो अनरिएक्टेड बच गया जेल्डाल मेथड के बाद, और वो अनरिएक्टेड हमने कैसे पता लगाया NaOH के साथ उसको टाइट्रेट करा के। तो अगर 10 ml अनरिएक्टेड था तो रिएक्ट हुआ कितना होगा 60 माइनस 10, इसका मतलब 50 ml जो है ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 जो है रिएक्ट किया होगा। रिएक्ट करके फिर उसने किसके साथ, अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करा रहे थे जेल्डाल्स मेथड में, और वो अमोनिया गैस कितनी लग रही थी डबल, जैसे हमने यहाँ पे इसका डबल किया था वैसे यहाँ पे भी इसका डबल कर देंगे। तो मतलब 100 ml 50 का डबल 100 ml जो है मेरी लगी होगी 0.1 मोलर NH3 गैस, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH3 गैस। अब ये अगर वॉल्यूम आ गई, मोलारिटी आ गई, तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे तो हमारा मास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब 100 × 0.1 10 मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन, या फिर 10 × 10⁻³ या कि 10⁻² मोल्स, और मास के लिए मल्टीप्लाई बाय 14 इतना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। तो अब अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है तो 14 × 10⁻² डिवाइडेड बाय कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था
कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था, 1.4 ग्राम्स। तो इसको हम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ गया आपका 10%, ऑप्शन बी। तो ये था आपका जेल्डाल्स मेथड। नेक्स्ट अब आपका आता है, हमने अभी वो कर लिया, नाइट्रोजन की क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली, कार्बन नाइट्रोजन इनकी कर ली। नेक्स्ट आता है आपका हेलोजेंस। हेलोजेंस का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं कैरियस मेथड। इसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ आपका ये हीट होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम ऑफ एजीबीआर। ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका 0.15 ग्राम, उसने दिया 0.12 ग्राम ऑफ एजीबीआर। तब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ बीआर, परसेंटेज ऑफ बीआर। तो वही आप कैलकुलेट करोगे जैसे अभी तक करते आए हो, क्या आप निकाल लोगे एजीबीआर में बीआर का कितना मास है, एजीबीआर में बीआर का कितना मास है, उसको डिवाइड कर दोगे 0.15 से, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो ये आपने किया, जैसे मोलर मास ऑफ एजीबीआर 108 प्लस 80 188 ग्राम पर मोल। तो आप देख सकते हो एक मोल अगर एजीबीआर होगा, यानी कि 188 ग्राम अगर एजीबीआर होगा, तो उसमें 80 ग्राम जो है ब्रोमीन प्रेजेंट है। 80 ग्राम क्या है, ब्रोमीन का मोलर मास। तो 0.12 ग्राम एजीबीआर में कितना प्रेजेंट होगा, यूनिटरी मेथड से लगा लिया इन्होंने, 80 बाई 188 इंटू 0.12, इतना ग्राम जो है बी आर वहां पे प्रेजेंट होगा, किसमें, एजीबीआर में। तो परसेंटेज निकालने के लिए वही सेम, फिर इतना मास को डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो ऐसे आपका होता है कैरियस मेथड का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके आती है सल्फर की एस्टिमेशन, कि सल्फर कितना प्रेजेंट है। तो जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो सिमिलरली, जैसे अभी आपने कैरियस ट्यूब वाला देखा, जो आपने कैरियस ट्यूब वाला देखा वही यहाँ पे भी हो रहा होता है। जो आपने कैरियस ट्यूब वाला देखा वही यहाँ पे भी हो रहा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे कैरियस ट्यूब में, बस यहाँ पे क्या डालते हैं, नया सोडियम पेरोक्साइड और HNO3। क्या काम कर रहे हैं, ये जो भी सल्फर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं SO4 2- में, सल्फेट में जो है उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ताकि अगर हम उसमें बेरियम क्लोराइड डाल दें तो वो सल्फेट आयन के साथ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना ले। अब इस प्रेसिपिटेट के मास को, ये सॉलिड हमारा प्रेसिपिटेट बन गया, इसके मास से हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना सल्फर का मास रहा होगा। उस सल्फर के मास को फिर हम डिवाइड कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, तो हमारी परसेंटेज ऑफ सल्फर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्होंने m ग्राम ले लिया, तो बेरियम सल्फेट अगर m1 ग्राम कुछ फॉर्म हुआ होगा, तो एक मोल बेरियम सल्फेट में कितना ग्राम सल्फर है, एक मोल ही सल्फर है, और एक मोल सल्फर का मास 32 ग्राम। तो मतलब m1 ग्राम बेरियम सल्फेट में इतना ग्राम आपका सल्फर प्रेजेंट है। तो इसको डिवाइड कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से जो इन्होंने m लिया था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। दैट इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस अगर सल्फर की एस्टिमेशन आए। तो ये उसका क्वेश्चन है, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मास दे दिया, परसेंटेज ऑफ सल्फर जो है आपको बताना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट 233 ग्राम, जैसे कि अभी हमने देखा, एक मोल बेरियम सल्फेट में एक मोल सल्फर है, और इतने ग्राम में कितना हो जाएगा, फिर यूनिटरी मेथड से इन्होंने लगा लिया हिसाब। नेक्स्ट हमारा फॉस्फोरस की एस्टिमेशन। फॉस्फोरस की एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसको अमोनियम मॉलिब्डेट में कन्वर्ट करके। इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ा था, दूसरा तरीका भी है एक, इसमें कन्वर्ट करके Mg2P2O7 मैग्नीशियम मिक्सचर डाल के इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, तो दोनों के मोलर मास अलग अलग है। जैसे 1877 ग्राम है अमोनियम मॉलिब्डेट का,
और Mg2P2O7 का है 222 ग्राम। तो ऐसे आप फिर से वही चीज अप्लाई करके कि कितना अमोनियम मॉलिब्डेट आपका बना, तो उसमें कितना फॉस्फोरस है, अमोनियम मॉलिब्डेट में कितना फॉस्फोरस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उतना ही फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये आप फॉर्मूले जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े कंपाउंड का ऑन द स्पॉट मोलर मास निकालना थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो आप डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हो, 1877 ग्राम इसका मोलर मास रहता है। वैसे फॉस्फोरस की डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, ना ही जी में ना ही नीट में। लास्ट आपका आता है ऑक्सीजन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ऑक्सीजन में एक तरीका तो यही है कि आप बाकी सारी एलिमेंट्स के अमाउंट निकाल के और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अमाउंट में से उसको माइनस कर दो, एक तरीका तो यही यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कंपाउंड को हीट कर लिया तो O2 और अदर गैसियस प्रोडक्ट्स निकले, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, तो उनको भी फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा दिया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली उस हिसाब से बता देते हैं कि कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पे ये O2 था, O2 को एक कोक के ऊपर से हीट करा के ले जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं आयोडीन पेंटॉक्साइड के साथ टू CO2। तो इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे ऊपर भी कितने हो गए, फर्स्ट वाली इक्वेशन ए वाली में भी 10 मोल ऑफ CO, और नीचे वाली इक्वेशन में भी 10 मोल ऑफ CO, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसे इसको बैलेंस करा दिया, और यहाँ पे 10 मोल CO2 रिलीज हुए। तो ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि 5 मोल अगर O2 ले, 5 मोल अगर O2 ले तो 10 मोल जो है CO2 रिलीज हो रही होगी, या फिर 1 मोल O2 से 2 मोल CO2 रिलीज हो रही होगी। तो इसको यूज करके इन्होंने ऑक्सीजन का जो है डिटर्मिनेशन किया कि कितना परसेंटेज ऑक्सीजन उसमें रहा होगा। कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास अगर m ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास अगर m1 ग्राम है, तो m1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितना, मतलब 2 मोल CO2 किससे निकल रहा है, 1 मोल O2 से, या फिर 2 इंटू 44 88 ग्राम CO2 किससे निकल रहा है, 32 ग्राम्स ऑफ O2 से। तो m1 ग्राम कितने से निकलेगा, 32/88 इंटू m1 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे निकाल लिया इन्होंने कि कितने ग्राम CO2 से कितना ग्राम ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो अब इसी चीज को, ये जो हमारा आ गया 32/88 इंटू m1, वेयर m1 इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको डिवाइड कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो कि है प्रेजेंट रहा होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में।